कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर जो है अपने पास्ट के अंदर इधर से उधर भटक रहे होते हैं, अपने दोस्तों को बार बार मरता हुआ देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड स्कल, डूम और आर्मज़ोला मिलके जो हैं जिस चाबी का इस्तेमाल करके यानी कि शैरन का इस्तेमाल करके जो है कैप्टन अमेरिका की बॉडी को वापसी टाइम स्ट्रीम में से खींच के अपने पास प्रेजेंट डे के अंदर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को ये मिलता है कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका की बॉडी को सिर्फ इसीलिए यहाँ पे बुलाया था ताकि उस बॉडी के अंदर रेड स्कल का दिमाग वो डाल सके, क्योंकि रेड स्कल की बॉडी जो थी पिछले कुछ इंसिडेंट्स की वजह से डैमेज हो चुकी थी बहुत बुरी तरीके से और उसके पास इस वक्त कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन उसका माइंड, उसकी कॉन्शियसनेस वो बिल्कुल मौजूद थी। और इसी वजह से अब कैप्टन अमेरिका की बॉडी के अंदर हमें कोई और नहीं बल्कि रेड स्कल नजर आ रहा है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है स्टीव रॉजर्स के साथ, जो कि एक अजीब और गरीब जगह के अंदर आ गए हैं और वो कहते हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है। देखने से तो लग रहा है कि ये न्यूयॉर्क है, लेकिन 1930s का या 40s का। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही एक साथ मेरे सामने है। ये आखिरकार कैसे हो सकता है? ये पास तो है लेकिन ये मेरा पास नहीं है। इस पास के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग लग रही हैं जो कि मेरे पास के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि दरअसल जिस पास के अंदर ये मौजूद हैं, ये पास एक अजीब और गरीब पास है जहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरफ जो है नाजीज ने कब्जा किया हुआ है। और वहाँ से कुछ सोल्जर्स बोलते हैं वो देखो वो अमेरिकन है, उसको जान से मार डालो। और कैप्टन हम देखते हैं उनसे बचते बचाते इधर से उधर भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। और अगर ये मेरी दुनिया नहीं है तो ये मेरा फ्यूचर भी नहीं है। ओ ज़रा एक मिनट, नहीं, मैं समझ गया हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम दरअसल देखते हैं क्योंकि अब रेड स्कल ने जो एक तरह से इस रियलिटी के अंदर हर चीज़ के ऊपर काबू कर लिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा होता है और वो कहता है कि अंकल स्कल्स वांट्स यू। कहानी शिफ्ट होती है हमारी एम ट्रांसपोर्ट के अंदर, जहाँ पे जो है उनको ले जाया जा रहा होता है शैरन कार्टर को मानते हुए। और वो कहती है कि स्टीव तुम आखिरकार इसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी वहीं अंदर मौजूद हो। प्लीज़ उन लोगों को इस तरह से जीतने मत दो। हम तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, यू पैथेटिक वुमेन। तुम जो अपनी बकवास करना बस बंद कर दो। और वो उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है। वहीं पे सिंध बोलती है ओह फादर, इसमें तो बहुत मजा आया, उसको दोबारा मारिए ना। तो वहीं पे शैरन बोलती है कि तुम जीत गए। तुम्हें ऐसा लगता है? वाकई में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो तुम्हारी स्ट्रिंग्स को खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम जो हो सिर्फ उसकी पपेट हो और कुछ भी नहीं। और जितना मैं रेड स्कल को जानती हूँ, रेड स्कल कभी भी ऐसा नहीं था जो कभी किसी के कहने पे चले। कहता है कि वाह ऑसबॉर्न की फिक्र तुम करना छोड़ दो, वो एक इनसिग्निफिकेंट मेरे सामने है। उस एरोगेंट बास्टर्ड ने जो है पॉलिटिकल डील कर ली है डॉक्टर वॉन डूम के साथ, तो ठीक है, और तब तक मुझे अपना मतलब निकालना है, तब तक मैं इसको प्लान को फॉलो करते ही रहूंगा। और जब मेरा उससे दिल भर जाएगा तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें भी शैरन बोलती है कि क्या अब तुम किस प्लान की बात कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे और कौन कौन सी बातें छुपाई हुई हैं? तो कहता है कि नहीं, प्लान बहुत सिंपल है। मैं जाऊंगा यहाँ से तुम्हारे प्रेसिडेंट से जाके मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं ही कैप्टन अमेरिका हूँ, यानी असली कैप्टन अमेरिका, और मैं वापसी लौट आया हूँ। और इसके साथ मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने मैं तुम्हारे दोस्तों को पेश करूंगा जो कि एक फ्यूजिटिव हैं। इसके जरिए मैं उनका विश्वास भी जीत लूंगा और उनको मुझ पर भरोसा भी हो जाएगा। तो शैरन पूछती है कि कौन से दोस्त, किसकी तुम बात कर रहे हो? तो कहती है कि वही एवेंजर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमें ट्रैक करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। उन्हें लग रहा था कि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। वहीं पे एम का एक आदमी बोलता है कि सर हमने उनके ऊपर लॉक कर लिया है। और हम देखते हैं कि अगले पल जो है विजन यहाँ से इंटेंजिबल होते हुए आता है शैरन को बचाने के लिए। स्पीकिंग ऑफ विच, तुम्हारा एक दोस्त जो है यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। उसको लग रहा है कि हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। और वहाँ पे अगले पल एक तरह की फोर्स फील्ड को वो ऑन करता है, जिससे विजन जो है वहीं पे हैंग होकर रह जाता है। और वो बोलती है कि विजन आखिरकार तुमने इसके साथ ये सब क्या किया है? तो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारा रोबोट फ्रेंड जो है इसको हमने फ्रोज कर दिया है सब पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो वहीं पे सिंध बैठी हुई होती है उस गन के जरिए और बोलती है हाँ ये जोला का छोटा सा बनाया हुआ नया खिलौना है जो उसने एम के साथ मिलकर बनाया है। देख के तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहीं सब अवेंजर्स के क्वीन जेट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बाकी बची हुई अवेंजर्स की टीम यहाँ पे इनका पीछा करते हुए आ रही होती है।
तो वहीं पे रॉनिन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विजन का सिग्नल खो गया। बकी बोल रहा है कि अगर उसने कहा है तो वाकई में हमने सिग्नल खो ही दिया होगा। वहीं पे रेड स्कल बोलता है कि क्या मिसाइल तुम लोगों ने लॉक कर दिए एंगेज करने के लिए? तो वो बोलते हैं कि एब्सोल्युटली सर। तो रेड स्कल बोलता है कि फिर हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दर्जनों मिसाइल जो है उनकी जहाज के ऊपर आ रहे होते हैं। और रॉनिन बोलता है कि डैमेड, हमारी जो स्टाइल शीट टूट चुकी है, वो लोग हमें देख रहे हैं और हमारा बहुत जल्द कोलिजन होने वाला है। होल्ड टाइट पीपल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मिसाइल्स है, हमारा बचना काफ़ी मुश्किल है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो मिसाइल जो उनके आके हिट करते हैं और उनका जहाज़ अब क्रैश होते हुए वाशिंगटन DC मॉन्यूमेंट के सामने आके क्रैश हो रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार खतरनाक लैंडिंग के साथ उनका जहाज़ क्रैश होता है उस पानी के अंदर। और वहीं पर रेड स्कल उनके जहाज़ जैसे ही गिरता है बोलता है कि डैम, अब हमें फ़ौरन वहाँ पर लैंड करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है सबको ख़त्म करने के लिए। और वो लोग जो है वहाँ से उतरते हैं इनसे मुकाबला करने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि एवेंजर्स भी अपने जहाज़ के अंदर से निकलते हैं और रॉनिन बोलता है कि ऑल राइट एवेंजर्स, हमारे पास एक ही मौका है सब कुछ ठीक करने का। हैंक, क्या तुमने सारे के सारे लोगों को जहाज़ से बाहर निकाल लिया है? तो कहता है कि मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ क्लिंट, तो बाकी के सब जो है वो ग्राउंड ट्रूप्स के ऊपर नज़र रखें। और बकी बोलता है हाँ, लेकिन सिर्फ रेड स्कल को वो मेरे लिए छोड़ देना, उसको मुझे हिसाब देना ही होगा। वहीं पे नताशा बोलती है हाँ, इस बात को लेकर याद रखना कि वहाँ पे तुम जिससे मुकाबला करोगे वो स्कल होगा, वहाँ पे अब कोई भी स्टीव मौजूद नहीं है। तो तुमने देखा लड़की कि किस तरह से मेरे छोटे से चाल के अंदर वो लोग आके फंस गए हैं एक चूहे की तरह। और वो यहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और यहीं हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका उस रियलिटी के अंदर फंसे हुए उतर बोलते हैं, तुम आखिरकार स्कल हो कहाँ सकते हो, आखिरकार तुम हो कहाँ? और कैप्टन अमेरिका वही दीवार को तोड़ते हैं जहाँ पे उसकी तस्वीर बनी हुई होती है और उसके पीछे एक अंधेरा होता है जिसके अंदर वो कूद जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं मौजूद हो, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो, तुम मुझसे कभी भी नहीं छुप सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्कल के पास पहुंच जाते हैं अपने माइंड के अंदर ही, क्योंकि स्कल ने सिर्फ अपना माइंड इनकी बॉडी के अंदर डाला, वो है तो कैप्टन अमेरिका की ही बॉडी। उन्होंने सिर्फ कैप्टन अमेरिका के माइंड को एक जगह ब्लॉक किया हुआ है ताकि वो उसको एक्सेस ना कर सकें। वहीं पर रेड स्कल चिल्लाता कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, जोला ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें माइंड केज के अंदर कैद किया हुआ है, तो तुम वहाँ से कैसे निकले? तो स्टीव बोलता है क्या तुम्हें लगता है वाकई में कि मुझे कैद कर सकते हो मेरे ही दिमाग के अंदर? मैं तुम्हारे इस तरह के फालतू ट्रैप्स के अंदर से पिछले कुछ डिकेड से ऐसे ही भागते हुए आ रहा हूँ, तो तुम्हें अब नहीं लगता कि मेरे लिए निकलना यहाँ से ज़्यादा मुश्किल होगा? और वो रेड स्कल की टाइट वाली धुलाई करना शुरू करते हैं। वहीं पे रियल वर्ल्ड के अंदर भी इस चीज़ का असर हो रहा होता है। वो बोलता है रेड स्कल, नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। तो सिन आती और कहती है कि फादर क्या हुआ, आपके साथ क्या हो रहा है? तो शैरन बोलती है कि ये वही है ना, मैं जानती थी कि स्टीव तुम अभी भी इसके अंदर मौजूद हो, स्टीव उसकी अच्छी से शामत बुलाना। तो वहीं पे सिन पूछती है कि फादर आखिरकार वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो रेड स्कल बोलता है कि जाने दो, सारी बातों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोला को बोलो कि सारे शॉक ट्रूप्स को एक्टिवेट करें, उन एवेंजर्स को फौरन खत्म कर दिया जाए। वहीं पे देखते हैं हम जोला जो है अजीबोगरीब रोबोट्स को यहाँ पे ऑन करता है और बोलता है कि हमने ऑलरेडी इनको इंगेज कर दिया है और इस वक्त क्रॉस बोन्स जो है इनको लीड करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रॉस बोन्स यहाँ पे जो है अजीब और गरीब मोडेक टाइप की चीज़ें लेकर आता है यहाँ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में खतरनाक लग रही होती हैं। और बोलता है कि मिलो मेरे नए दोस्तों से जिनको हमने सुपर मोडेक स्क्वाड्रन कहा है, मिलिट्री ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग सुपर हीरोज। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह के जो मोडेक्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ फैल रहे होते हैं। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि क्रैब, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा टफ हैं, इनको मारना आसान नहीं होने वाला है, ये लोग तो अपने लोगों की बलि दे रहे हैं हमें मारने के लिए। तो मैं बकी बोलता है, ज़रा एक मिनट गाइस, मुझे मेरे 2 o'clock पे मुझे रेड स्कल नज़र आ रहा है, क्या कोई मुझे कवर दे सकता है? मैं स्कल के लिए जा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से बकी जो है रेड स्कल की तरफ जा रहा होता है और सिन वहाँ पे देखते हुए बोलती है कि फादर ये तो काफ़ी तेज़ है। तो वहीं पे रेड स्कल बोलता है कि नहीं नहीं, इतना भी तेज़ नहीं है सिन, इस वाले को तुम मेरे लिए छोड़ दो। तो कहती है कि हाँ हाँ फादर बिल्कुल, बस मैं थोड़ा सा इसको मार मार के नरम कर दूँ फिर छोड़ ही दूंगी। लेकिन सिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी चाकू निकालते हुए आ रही होती है, लेकिन बकी वो ज़रा सा भी मूड में नहीं होता है सिन से लड़ने में और उसको एक ही शील्ड मुंह पे मारता और कहता है, यू ट्विस्टेड लेडी, मेरी नज़रों के सामने से तुम तो दूरी हो जाओ। और वो उसको एक शील्ड मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है। तो रेड स्कल बोलता है, तो तुम्हारे पास अभी भी इतना वक्त है कि तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट करो बॉय, तो क्यों ना हम पहले दिनों की तरह वो करें जो हम पहले किया करते थे, मतलब अब मैं सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने की ही बात करता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बकी आता है और रेड स्कल के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। और इस तरह रेड स्कल भी जो है वहाँ पे उस बकी के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, क्योंकि यहाँ पे दरअसल जिस बॉडी को चला रहा है वो स्टीव रॉजर्स की बॉडी है और वो एक अच्छा खासा ज़बरदस्त किस्म का हेड टू हेड कॉम्पिटेंट है और बकी ने भी उन्हीं से ट्रेनिंग ली है, इसलिए दोनों की यहाँ पे फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो वहीं पे वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फनी हो स्कल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं कर सकते हो, तुम अपने पंचेस यहाँ पे मेरे ऊपर ठीक तरीके से चला ही नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे दोस्त के रूप के अंदर जो हूँ। तो कहता है कि तुमने ये मुझे बहुत ही अच्छी टिप दी है और अगले पल बकी उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और यही हम देखते हैं कि उसके ब्रेन के अंदर भी एक लड़ाई हो रही होती है कैप्टन अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे रेड स्कल जो एक फिजिकल लड़ाई भी लड़ रहा है और एक साइकिक लड़ाई भी लड़ रहा है अपने दिमाग के अंदर। लेकिन यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से सिन आती है और उनको क्लोज रेंज से जो है शूट करने की कोशिश करती है बकी को और वो वहाँ पे जोर से चिल्लाता है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका उसके दिमाग के बोलते हैं कि तुम हमेशा से गलत थे स्कल, वो सब जानते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो तुम उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे।
और वहीं से हम देखते हैं रेड स्कल बकी को यहाँ पे गिरा देता है और अपनी शील्ड वापसी लेते हुए कहता है, हाँ आई बिलीव ये शील्ड मेरी होनी चाहिए, आफ्टर ऑल कैप्टन अमेरिका बगैर शील्ड के वो है ही क्या। लेकिन यहीं पे ब्रेन के अंदर जो है वो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स उस रेड स्कल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो मोडेक जैसी चीज़ें जो हैं इन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ना शुरू हो गए होते हैं। यानी कि नताशा भी यहाँ पे बोलती है कि क्लिंट हमें जेम्स को देखना होगा जाके, वो गिर चुका है, रेड स्कल उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वहीं से रॉनिन बोलता है कि ताशा तुम देख ही रही हो यहाँ पे हम कितना ज़्यादा फंसे हुए हैं, हमें जो है कुछ देर रुकना होगा। तो वहीं पे रेड स्कल जो है यहाँ पे स्टीव रॉजर्स की भी पिटाई कर रहा होता है दिमाग के अंदर, कहता है कि मैंने तुम्हें जो है टाइम के अंदर अलग अलग जगहों पे जो है शॉर्ट करा था ताकि तुम वो बार बार चीज़ें देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था। और यहीं से हम देखते हैं कि बकी जो है अपनी गन निकाल लेता और कहता है कि बस अब हिलने की कोशिश नहीं करना, एक कदम और हिला स्कल तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वहीं पे रेड स्कल अपना मार्क्स उतारता और कहता है, हाँ 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 क्या बात कर रहे हो तुम, ये हुई ना बात, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ कि तुम मुझ पर गोली चलाओ। वहीं पे रेड स्कल बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है आखिरकार कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा, आखिरकार ये मेरा वो दिन है जब मुझे सारी की सारी ग्लोरी नसीब हो रही है। लेट मी जस्ट शो यू कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ रॉजर्स, देखो सामने कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त मुझ पर गन ताने खड़ा हुआ है लेकिन वो गोली चला नहीं रहा है। यहीं से बकी बोलता है कि कम ऑन स्टीव, मैं जानता हूँ कि तुम अभी अभी अंदर मौजूद हो, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर आओ और सबको तमाशे को ख़त्म करो। लेकिन वहीं से स्टीव रॉजर्स अंदर से चिल्लाते हैं कि डू इट बकी, इसको जान से मार दो, मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये कहानी यहीं ख़त्म करो। लेकिन रेड स्कल बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा पैथेटिक हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से सुन सकता है, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा क्योंकि आज के दिन तुम्हारी मौत होने वाली है। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम दोनों को ही मार देना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड स्कल अपनी शील्ड के जरिए बकी का हाथ काट देता है क्योंकि वो उसका रोबोटिक काम होता है। हम दोनों ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम वो कभी भी ट्रिगर को नहीं दबाते बॉय, तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब अमेरिका के अंदर एक नई सुबह का वक्त आ गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड स्कल जो है बकी के ऊपर बैठ जाता है और उसको अपना फाइनल ब्लो मार रहा होता है ताकि उसकी वो जान ले ले। टू बी कंक्लूडेड।